हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है 2024 भर्ती का, उसके कुछ प्रश्न हैं जो हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक या फिर ऑप्शंस के थ्रू हम उनको कर सकते हैं जो कि जल्दी होंगे, बजाय कि उनको फुल मेथड से करें। फुल मेथड से करने जितना हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है, तो हम इनको शॉर्ट ट्रिक या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री हो तो शेष बचा गुणनखंड है वो क्या है इनमें से। तो हम जानते हैं तीन घात की समीकरण है। मान लीजिए ये दे रखी है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके तीन अगर रेखीय गुणनखंड हैं, सपोज करते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसकी शून्य के रूप में लिखें तो इसको जीरो के बराबर करेंगे और इसके तीन शून्य होंगे, और वो शून्य होंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब शून्यकों के बीच में संबंध अगर देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योग है वो हमें पता है कि माइनस का बी बट्टा ए होता है। अब इसी अप्रोच से हम इस प्रश्न को करेंगे कि यदि हमें दे रखा है कि ये तीन घात का बहुपद है, इसके दो गुणनखंड है एक्स माइनस एक और एक्स प्लस तीन, तो इनको जीरो के बराबर करें। अगर एक्स माइनस एक को जीरो के बराबर करें तो हमें एक्स का मान आ रहा है एक, और दूसरा है एक्स प्लस तीन बराबर जीरो करें तो हमें एक्स का मान मिल रहा है माइनस तीन। इन दोनों को हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तीसरा हमें इसका शून्यक पता नहीं है, तो हम तीसरे शून्य को मान लेते हैं, तीसरा शून्यक मान लेते हैं गामा है। तो इस समीकरण में दी हुई समीकरण है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। इसको करने पे इसके तीन शून्य होंगे, उनमें एक शून्य के एक है, दूसरा शून्य हमारे पास माइनस तीन है, और तीसरा शून्य हमने माना है गामा है। तीनों शून्यकों का योग वही माइनस बी बटा है। माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी इस समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ जो समीकरण दे रखी है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है ही नहीं, यानी जीरो हो गया। जीरो बट्टा ए का मान है यहाँ पे एक, तो ये जीरो के बराबर आएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है एक माइनस दो, एक माइनस तीन प्लस गामा बराबर जीरो। यहाँ से गामा बराबर आएगा तीन माइनस एक यानी दो के बराबर। यानी तीसरा जो शून्यक है वो दो है, तो तीसरा गुणनखंड है वो हम लिख सकते हैं, तीसरा गुणनखंड है वो होगा एक्स माइनस गामा के बराबर, यानी एक्स माइनस दो के बराबर। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रश्न को करने का एक तो तरीका ये है, ये सबसे आसान तरीका है जो भी मैंने बताया, सबसे शॉर्ट भी है, सबसे आसान भी है। इसको एक करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि प्रश्न में दिए हुए हैं ये दो गुणनखंड है एक्स माइनस एक और एक्स प्लस तीन, तो हम शेषफल प्रमेय से इसको x माइनस एक को जीरो के बराबर करके x बराबर एक आएगा, उसको इस समीकरण में रख के एक समीकरण बनाएंगे a और b में। दूसरी समीकरण बनाएंगे हम x बराबर माइनस तीन इस समीकरण में रख के बराबर जीरो करके दूसरी समीकरण और बनाएंगे, फिर उनको हल करके हम a और b के मान निकालेंगे। a और b के मान निकालने के बाद में इन दोनों जो गुणनखंड दे रखे हैं उनको गुणा करके भाग देंगे तो हम तीसरा गुणनखंड निकाल सकते हैं। वो है सबसे लेंथी तरीका, और जो बाय मेथड करें तो वही तरीका है, लेकिन हम एग्ज़ाम में उस तरीके से कर नहीं सकते, हमें इसी तरीके से उसको करना पड़ेगा। ये अभी जो मैंने बताया ये तरीका काम करेगा जब हमें तीनों शून्य यानी तीन घात का है उसके तीन ही शून्य होंगे, तीनों शून्यकों के बारे में जानकारी हो तो हम सीधा इस अप्रोच से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवकल समीकरण दे रखी है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस तीन एक्स वाई माइनस एक डी वाई बराबर जीरो का व्यापक हल क्या है। अब ये अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण में कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब इसको कौन से मेथड से करना है या कौन सी अवकल समीकरण है, ये किस टाइप की है, जिसका सॉल्यूशन कैसे करना है। और एग्ज़ाम में प्रेशर भी रहता है, टाइम का भी प्रेशर रहता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम हो सकता है कि कई बार ऑप्शंस के थ्रू करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन है वो जल्दी कर सकें। तो ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे करेंगे, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, अवकल समीकरण दे रखी होगी, उसमें अगर सॉल्यूशन में ऑप्शन में व्यापक हल पूछा है, ऑप्शन में सी कहीं पे है यानी कांस्टेंट है, तो उसको हम पहले से ही जीरो मान के चलते हैं।
हम सारे ऑप्शन में मान लेंगे कि सी है वो 0 है, क्योंकि सी होता है स्वच्छ अक्षर। स्वच्छ अक्षर यानी हम अपनी इच्छा से मान सकते हैं। स्वच्छ अक्षर हो गया। अब पहला समीकरण ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 2x(y³ माइनस का y² बराबर 0। यहाँ से 2x(y³ बराबर आ जाएगा y² के, और y बराबर आ जाएगा 1/2x के। ये y का मान 1/2x है, तो इसका अवकल x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास आएगा 1/2। तो कांस्टेंट x की घात ये एक तरह से है -1। x की घात है ये -1, तो -1 का हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा -1/x²। ये हमारे पास इसका अवकलन आ गया। अब ये ऑप्शन लेके हम अवकल समीकरण में रख के देखते हैं कि इसका dy/dx का मान इसी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं अपने। ऑप्शन नंबर 1 से ये आया हमारे पास अवकलन x के सापेक्ष, तो इसको समीकरण में रखते हैं। y² dx हमारे पास समीकरण ये है, +3xy माइनस 1 dy बराबर 0। y² dx, y का मान हम रख देते हैं 1/2x का होल स्क्वायर dx प्लस 3xy का मान रख देंगे 1/2x माइनस 1 dy बराबर 0। यह आएगा 1/4x² dx प्लस x कटेगा 3/2 माइनस 1 आएगा 1/2 dy बराबर 0। यहाँ से आएगा 1/4x² dx बराबर माइनस का 1/2 dy। यहाँ से dy/dx ये आएगा माइनस का 2/4x²। ये 2 से ही कटेगा, माइनस का 1/2x² का है। तो हमने देखा कि ये पहला ऑप्शन लेके अवकल समीकरण में रखने पर हमारे पास dy/dx का मान ये आया। और ऑप्शन में भी अगर देखें, पहला ऑप्शन लिया था तो उसमें अवकलन का मान आया था इसी के बराबर। तो ये दोनों मान बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बाकी ऑप्शन पे हम रख के ट्राई करेंगे। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो 2xy² बराबर सी की जगह 0 रखना है, तो बराबर में y² आएगा, y² से y² कट जाएगा। तो 2x या अगर काटे भी नहीं तो एक तरफ लेके आएंगे, 2xy² माइनस y² बराबर 0। y² कॉमन ले लिया, पीछे आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0। या तो y 0 है या फिर x है वो 1/2 है। y को 0 लेके ऑप्शन में रखोगे, x को 1/2 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे बाकी ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं वो कट जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिसको हम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। अवकल समीकरण के जो प्रश्न है उनको हल करने का तरीका है। अगला प्रश्न है निश्चित समाकलन का, जिसमें लिमिट दे रखी है -π/2 से लेके π/2 तक। पहला है x³ dx, अलग अलग लिख देते हैं इनको, -π/2 से π/2। फिर है x cos x, फिर है अगला -π/2 से π/2 साइन की घात 5x dx प्लस लास्ट में है -π/2 से π/2 1 dx। अब हमें पता है कि निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी है जो हमें पहले प्रश्न देखते ही दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर लिमिट -a से a है, -a से a लिमिट अगर प्रश्न में है, तो इसका मतलब हमें देखना है कि जो फलन दे रखा है जिसका हमें समाकलन करना है वो कहीं विषम फलन तो नहीं है। विषम इवन और ओड फंक्शन दो प्रकार होते हैं, इवन एंड ओड फंक्शन, यानी सम या सम तथा विषम फलन। इनकी परिभाषा क्या है? विषम फलन वो होता है जब हम f में आर्ग्यूमेंट में -x रखें तो वो -fx के बराबर आए, ऐसा फलन हमारे पास फलन है वो विषम फलन होता है। और विषम फलन में -a से a लिमिट का समाकलन है वो हमेशा 0 होता है। अगर fx विषम फलन है, अगर fx विषम फलन है तो -a से a समाकलन fx dx इसका मान है वो 0 के बराबर होगा। जब
ये मान 0 के बराबर होगा तो हमें देखना है यहाँ -π/2 से π/2 है, माइनस ऐसे ही लिमिट है। जो फलन अंदर जिनका समाकलन करना है वो विषम फलन है या नहीं है वो चेक करना है। तो पहला जो है x³ को अगर देखें, x³ में fx बराबर x³ है तो f माइनस एक्स का मान हमारे पास आएगा माइनस का x³, यानी ये माइनस के fx के बराबर है। तो पहला है वो विषम फलन है, तो ये है 0 के बराबर, ये 0 के बराबर हो गया। अगला है ऐसे ही x cos x, तो x cos x है हमारे पास fx बराबर दे रखा है x cos x। इसमें हम अगर f माइनस एक्स रखें तो ये आएगा माइनस का x कोस माइनस एक्स। कोस माइनस एक्स हमें पता है कि ये प्लस का कोस एक्स के बराबर ही होता है, तो ये आ गया माइनस का x कोस एक्स और ये आ गया माइनस का fx के बराबर। ये भी एक विषम फलन है, तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर आएगा। साइन की घात 5x, ये इसमें अगर हम साइन माइनस एक्स है वो माइनस साइन एक्स होता है, उसकी घात भी 5 है, तो माइनस के साइन 5 की घात x आ जाएगा और ये भी एक विषम फलन है, तो इसका भी समाकलन 0 है। लेकिन जो लास्ट में 1 dx बच रहा है ये है वो विषम फलन नहीं है, तो इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। इसका समाकलन आ जाएगा x, एक का आएगा समाकलन x लिमिट -π/2 से लेके +π/2, तो π/2 माइनस π/2, तो ये आएगा पाई के बराबर। तो इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पाई। तो हमें निश्चित समाकलन में हमें कई बार है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ जाता है, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर आधारित प्रश्न आता है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिनमें 11th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, कि 8 + 8 + 8 इस प्रकार का प्रश्न है ये, जिसका n पदों का योग किसके बराबर है वो करना है। तो हो सकता है कि कई बच्चों के दिमाग में नहीं भी आए और इस प्रश्न को करने का दूसरा तरीका भी है। जब भी हमारे पास सम का कोई प्रश्न हो, जरूरी नहीं है इसी प्रकार का प्रश्न हो, सम का कोई भी प्रश्न हो या फिर nवां पद निकालने का प्रश्न हो, हम ऑप्शन को लेकर उनमें आराम से कर सकते हैं। जब सम Sn की बात करें, अगर Sn में n बराबर 1 रखा तो S1 आया, S1 है वो पहले पद के बराबर ही A1 के बराबर है, और यहाँ A1 पहला पद क्या है 8 है। तो अगर n का मान 1 रखें ऑप्शन में और वो अगर 8 के बराबर आए तो हमारा आंसर होने की संभावना है। और अगर n का मान 2 रखें, इसका मतलब S2 है वो, और S2 का मान क्या है, S2 है वो है A1 + A2 यानी दो पदों का योग, ये 8 + 8 ये आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 के बराबर। तो n बराबर 2 रखने पर 96 आना चाहिए, 1 रखने पर 8 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जो ये सेटिस्फाई करता है, हम देख लेते हैं ऑप्शन रख के। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वो 8/81 10 की घात n + 1, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखते हैं तो 10 की घात 1 रखेंगे तो 10 की घात 2 -9 + 10, तो आएगा 8/81 100 - 9 + 10। अब एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे कि 100 में से 9 गया 91, 91 + 10 करा वापस से 101 आ गया। तो 8 आने के लिए ये जो बट्टा में 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, ये कटना चाहिए। ये कटेगा तभी जब ये -9 है ये भी -10 होगा, यानी -19 होगा 100 में से, तभी 81 बचेगा। तो जो लास्ट वाला पद है वो माइनस में आना चाहिए। पहला ऑप्शन कट गया, बीच वाला भी माइनस में आना चाहिए, दूसरा भी कट गया। दूसरे और तीसरा और चौथा ऑप्शन बीच में दोनों पद हैं वो माइनस में दे रखे हैं, तो इसको ट्राई कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन 3 है 8/81 10 की घात n + 1 यानी 10 की घात 2 -9 -10। तो ये हमारे पास 8/81 और जो ये 100 - 19 करा तो ये 81 आ रहा है, तो ये कट जाएगा 8 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही एक बार ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं जिसमें क्या आ रहा है, 8/81 10 की घात n यानी 10 की घात 1 -9 -10। तो यहाँ है वो दिक्कत आ गई कि 10 में से 10 गया, ये माइनस में आ गया, माइनस का 8/81। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर। अगर हम इसको सोल्व करते समय n बराबर 1 रखने पर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों में आंसर सेम आ जाता, तो हम इसको n बराबर 2 रख के फिर ट्राई करते कि किस में n बराबर 2 रखने पर 96 आंसर आ रहा है। तो वो हम उस तरीके से अगला ऑप्शन है वो डिस्कार्ड कर देते और फिर सही आंसर पे पहुंच सकते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1.27 जिसमें 27 पे बार लगा रखा है, यानी ये रिपीट हो रही है बार बार पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, में से पे पी क्यू का एक है, तो तथा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो पी प्लस क्यू माइनस 25 का मान किसके बराबर होगा। जब भी हमारे पास अशांत दशमलव में आवर्ती टाइप का दे रखा हो, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखने का सीधा तरीका ये है कि हम ऊपर पी का मान तो निकालेंगे, जो संख्या है उसमें दशमलव को हटा के सीधा लिख देना है माइनस, उसमें वो संख्या माइनस करनी है जिन पर बार नहीं लगा, यानी जो रिपीट नहीं हो रही है, उसमें माइनस कर दिया एक, बट्टा में हमें जितनों पे बार लगा रखे हैं उतने नो लिखने हैं, और दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या है जिस पर बार नहीं है उतने जीरो लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा है नहीं। दशमलव के बाद जो भी संख्या उस पर बार लगा तो ये हमारे पास बट्टा में 99 आएगा, तो ये आएगा 126/99। अब ये पी बट्टा क्यू के रूप में तो आ गया, लेकिन प्रश्न में आगे दे रखा है कि इनका जो मैसेपे हैं, यानी एचसीएफ है पी और क्यू का, वो एक आना चाहिए, यानी इसको सरलतम रूप में लिखने के बाद में पी और क्यू के मान लेने हैं। तो इसको सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो ये ऊपर वाला है वो 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो वैसे 9 से भी भाग चला जाएगा, नीचे वाला 9 से जा रहा है 11 बार, ऊपर वाला 9 से जा रहा है एक बार, पीछे बचा 3, 36, 36 में जाएगा 4 बार, तो ये पी बटा क्यू आएगा 14/11 के। तो पी का मान तो आ गया 14, क्यू का मान आ गया 11, तो हमें निकालना है पी प्लस क्यू माइनस 25 का मान, तो 14 प्लस 11 माइनस 25, तो ये आएगा 25 माइनस 25, 0 के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें सीधा जो संख्या है अशांत में आवर्ती वाली संख्या है, उनको कन्वर्ट करने का ये सीधा तरीका है। जैसे यही प्रश्न अगर ऐसे होता 1.027 जिसमें केवल 2 7 पे बार होता, तो हम इसको चेंज करने के लिए लिखते 1027 माइनस, जिन पे बार नहीं है वो घटा देते 10, बट्टा में जितनों पे बार हैं उतने 9 लिखने हैं, दशमलव के बाद जितने बार नहीं है उतने 0 लगाने। तो हम इसको कन्वर्ट करते तो ये ऐसे आ जाता है 1017/990। इसको जो भी सरल होता है तो सरल कर लेते। तो हमें ये सीधा तरीका ध्यान रखना है कि जितने बार हैं उतने नीचे 0 आने चाहिए, दशमलव के बाद में जितने बार नहीं हैं, जितने अंक पर बार नहीं है उतने 0 आने चाहिए, 9 के बाद में 0 लगाना है, और ऊपर है वो पूरी संख्या में से वो संख्या घटानी है जिन पे बार नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अवकल समीकरण का ही फिर से एक प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है x dy/dx प्लस y ln y, लोग बेस में ई है वो ln y हो गया, बराबर x y e की पावर x, ये अवकल समीकरण दे रखी है। अब इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए तो हमें अलग अलग मेथड है, लेकिन हम वही वापस से ऑप्शन वाली अप्रोच लेते हैं। तो हम अगर देखें इसमें पहला ऑप्शन, अगर देखें पहला ऑप्शन है वो लोग या ln y, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, वो है ln y बराबर x e की घात x प्लस c। दोनों तरफ अवकलन करके देखते हैं, ln y का आ गया 1/y गुणा y डैश, x e की घात x का आएगा u गुणा v, यानी गुणा वाले नियम से निकालते हैं, तो x का आ जाएगा 1 e की घात x प्लस x e की घात x का आ जाएगा e की घात x, c का आ जाएगा 0। y डैश बराबर y को उधर गुणा करेंगे तो हम आएगा y e की घात x प्लस x y e की घात x। तो ये जो दी गई प्रश्न में अवकल समीकरण उसके बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका नहीं हो सकता। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये इनमें भी उसी ऑप्शन को पहले ट्राई करना है जो ऑप्शन को एनालाइज करने पे पता लग रहा है कि अगर y के साथ में y डैश के साथ में अगर x आ जाए, प्रश्न में अगर दे रखा है x y डैश, तो ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनको अवकलन करने पे y डैश के साथ में x किस में आ सकता है, ऐसा प्रश्न दे, ऐसा ऑप्शन है वो देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो वो x ln y बराबर है e की घात x कोष्टक x माइनस 1 प्लस सी दे रखा है। तो हम इसको अवकलन करते हैं, x का अवकलन आ जाएगा 1
एल एन वाई का आ जाएगा एल एन वाई प्लस एक्स को सेम रखना, एल एन वाई का अवकलन आएगा 1 में वाई गुणा वाई डैश बराबर इसका अवकलन करेंगे तो ई की घात एक्स का ई की घात एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का सेम रखना है, ई की घात एक्स को सेम रख के एक्स माइनस 1 का अवकलन करेंगे वो आएगा 1 के बराबर। तो यह आएगा एल एन वाई प्लस एक्स बट्टा वाई गुणा वाई डैश बराबर ई की घात एक्स गुणा एक्स ई की घात एक्स माइनस ई की घात एक्स गुणा करने पर अंदर ये आ रहा है प्लस ई की घात एक्स, तो ये कट गया। यहाँ से हमें y पूरी समीकरण को y से गुणा करने पे हमें मिल रहा है एक्स वाई डैश प्लस वाई एल एन वाई बराबर y से गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई की घात एक्स। यही प्रश्न में जो अवकल समीकरण थी वो यही है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम इसका अवकलन करके देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे जिनमें हम आरपीसी जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिनको हम शॉर्ट तरीके से या शॉर्ट बाय मेथड बाय ऑप्शन हम कैसे कर सकते हैं उस तरीक़ों पे हम चर्चा करेंगे और भी वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को है वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।